मधुरभाषा संस्कृतम्, मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं चारुदत्तम नाटक के दूसरे अंक में आई हुई सूक्तियों को। चारुदत्तम नाटक जो है गद्य पद्य मिश्रित है, परंतु एग्जाम में केवल आपके पास श्लोक और सूक्तियों से संबंधित ही कार्य पूछा जाता है। इसलिए इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में केवल श्लोकों और सूक्तियों को ही हम डिस्कस करेंगे। प्रथम अंक में 30 श्लोक हैं और दूसरे अंक में स्टूडेंट्स कोई भी श्लोक नहीं है। दूसरे अंक में केवल आपके पास 20 सूक्तियों का कार्य है, जिसके 2 लेक्चर तैयार किए जाएंगे। लेक्चर को सुनने से पहले, इन श्लोकों और सूक्तियों को जानने से पहले सबसे पहले आपके माइंड में कहानी तैयार होनी चाहिए। इसलिए अगर अभी तक आपने कहानी नहीं जानी है तो सबसे पहले आप कहानी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि कहानी को समझने से आप बहुत आसानी से नाटक में आए हुए पात्रों के बारे में जान लेते हैं, जिससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का काम, चरित्र संबंधित प्रश्न, श्लोक और सूक्तियों कार्य भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप कहानी को अच्छे से याद कर लें। सभी लेक्चर्स आपने बहुत ध्यान से सुनने हैं, साथ साथ नोट्स बनाने हैं। अगर आप एक लेक्चर को 2-3 बार अच्छे से सुन लेते हैं, साथ साथ नोट्स बना लेते हैं, तो पेपर में इन श्लोकों और सूक्तियों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वह आप सब बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये सिलेबस हमारे पास बीए सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में लगा हुआ है और यह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के सिलेबस में भी है और ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके प्रॉपर नोट्स भी नहीं मिलते हैं और अगर आप स्वयं भी पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल से आप समझ पाएंगे। भले ही हमें अधिक समय लगे, परंतु हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके में आप सबके लिए चारुदत्तम नाटक के चारों अंकों का मटेरियल सॉल्व किया जाए और ये भी प्रयास है कि टॉपिक इंटरेस्टिंग हो ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। ये सब एफर्ट्स आप सबके लिए किए जा रही हैं। बहुत टाइम और एनर्जी लगाकर इन टॉपिक्स को तैयार किया जा रहा है, इसलिए आप लेक्चर को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं है। अपने टीचर्स को हमेशा रिगार्ड दीजिए, भले ही वे ऑनलाइन पढ़ा रहा हो या फिर ऑफलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। चलिए सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। महाकवि भास राइटर हैं, 13 इनके नाटक हैं और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक नाटकों की रचना करने वाले महाकवि भास कहे जाते हैं और इन्होंने कथा वस्तु के आधार पर इन नाटकों को वर्गीकृत किया है। पिछले कई लेक्चर से हम इनके बारे में जान रहे हैं कि महाभारत पर आधारित नाटक कितने हैं? 7, रामायण पर आधारित नाटक 2, राजा उदयन की कहानी पर आधारित नाटक 2 और कल्पना पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है। तो इस प्रकार ये 13 नाटक हैं और हमारे पास सिलेबस में कौन से स्टूडेंट्स? चारुदत्तम, जिसके कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। और हमारे पास सिलेबस में कितने अंक हैं? पहले 2 अंक हैं और उसमें से भी आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? दूसरे अंक में आई हुई सूक्तियों को। तो सबसे पहले कहानी को माइंड में रखना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम शॉर्टकट में कहानी को जान लेते हैं। प्रथम दृश्य में वसंत सेना और मदनिका इनकी आपसी बातचीत है और दूसरे दृश्य में संवाहक का प्रवेश है, तीसरे दृश्य में कर्णपुर का प्रवेश है। तो पहले दृश्य में 9 सूक्तियां, जिसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले पिछले वाले लेक्चर को भी जरूर देख लीजिए। संवाहक का प्रवेश से संबंधित 9 सूक्तियां और कर्णपुर का प्रवेश से संबंधित 2 सूक्तियां हैं। तो इस प्रकार टोटल आपके पास 20 सूक्तियां हैं और ये हमने दो लेक्चर में इनको डिस्कस किया है। अब हमारी कहानी संवाहक का प्रवेश हो चुका है, यहाँ तक हमारी कहानी पहुंच चुकी है और इससे संबंधित 9 सूक्तियां हैं, जिसमें से एक सूक्ति हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम संवाहक के प्रवेश संबंधित आने वाली जो और सूक्तियां हैं उसे डिस्कस करेंगे। गुणवान रक्षितव्य भवति लिखने का क्रम आपका क्या है? प्रसंग है। प्रसंग में क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? राइटर का नाम। कौन है राइटर? महाकवि भास। क्या नाम है नाटक का? चारुदत्तम। कौन से अंक से ली गई है सूक्ति? दूसरे अंक से। तो इस प्रकार आप प्रसंग लिखेंगे और फिर हम अवतरण लिखेंगे
यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ वसंत सेना संवाहक के अचानक उपस्थित होने पर चेटी से कहती है। इसके अर्थ को जानते हैं और कोई कठिन शब्दार्थ तो हमें दिख नहीं रहा, सभी बहुत आसान है। गुणवान रक्षितव्यो भवती कि गुणवान की रक्षा करनी चाहिए। फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ जब संवाहक वसंत सेना के वैश्यालय में अचानक प्रवेश कर जाता है तो चेटी उससे प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। वसंत सेना चेटी से कहती है कि शरण में आए हुए व्यक्ति से ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं होता, क्योंकि वह किसी न किसी समस्या से पीड़ित होने के कारण ही दूसरे व्यक्ति की शरण को ग्रहण करता है। इसलिए दूसरा व्यक्ति जो भी शरण में आया उसकी समस्या को जानकर हमें उसकी यथासंभव रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। देखिए गुणवान तई प्रत्यय आपने किए थे और उसमें मतु प्रत्यय का प्रयोग है। रक्षितव्यो कृदंत प्रत्यय में तव्यत प्रत्यय आपने किया है, तव्य शेष बचता है, रक्षितव्य इस प्रकार बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उक्ति देखते हैं। भीता अथवा प्रघर्षिता अथवा आपन्ना अथवा सुलभ चरित्र वंचना व अपराधितुम समर्था भवंती। और ये सूक्ति हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2018 के पेपर में आई हुई है। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे और फिर अवतरण। यहाँ पे देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ संवाहक वसंत सेना के प्रति शिष्टाचार ना कर पाने के कारण को बता रहा है। फिर इसके अर्थ को जानते हैं। चलिए देखते हैं, पहले कोई कठिन शब्दार्थ है तो प्रघर्षिता, इसका अर्थ है दबाए हुए। आपन्ना माने विपत्ति। यहाँ पे संवाहक वसंत सेना को कह रहा है कि भीता यानी डरा हुआ, प्रघर्षिता कोई दबाया हुआ, अथवा आपन्ना विपत्ति में पड़ा हुआ, अथवा सुलभ चरित्र वंचना जिनके लिए चरित्र से गिर जाना सुलभ है, वह अपराध ये तुम समर्था भवंती ऐसे व्यक्ति जो हैं अपराध करने में समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ संवाहक जब वसंत सेना के घर अचानक पहुंच जाता है तो चेटी उस संवाहक से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। तब संवाहक डरा हुआ होने के कारण वसंत सेना के घर प्रवेश तो कर जाता है परंतु उसका आदर सत्कार करना भूल जाता है। इसलिए संवाहक वसंत सेना से क्षमा मांगते हुए कहता है कि भय के कारण आपका शिष्टाचार, आपका आदर सत्कार करना मैं भूल गया। क्योंकि एक डरा हुआ व्यक्ति या कोई विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि वह अपने चरित्र से गिरकर सहज ही अपराध या गलत कार्यों की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि समाज में भी ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति यदि किसी बड़ी विपत्ति में फंस जाता है और जब उसे कोई समाधान नहीं दिखता है तो वह ना करने योग्य अपराधीय प्रवृत्ति के कार्यों में अग्रसर हो जाता है। इसलिए मैं आपके घर में डर के कारण अचानक प्रवेश कर गया और आपका आदर सत्कार नहीं कर पाया। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण के अंश को जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए भवंती दिख रहा है आपको, लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन, अपराध ये तुमन प्रत्यय लगा है। इस प्रकार व्याकरण के अंशों को जोड़ें। नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं। पूजा विशेषेण जानामि कार्यमिति। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे फिर अवतरण लिखेंगे। यहाँ देखते क्या स्थिति बन रही है। यहाँ वसंत सेना के द्वारा संवाहक का आदर सत्कार किए जाने पर वह मन ही मन सोच रहा है। इसके अर्थ को जानते हैं। देखिए यहाँ पे कोई शब्दार्थ कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। पूजा विशेषेण जानामि कार्यमिति, पूजा विशेष से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मेरा कार्य बन जाएगा। फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब वसंत सेना के द्वारा संवाहक से उसके डर के बारे में पूछा जाता है तो वह कहता है कि मुझे धनी साहूकार से डर है, क्योंकि मैं जुए में हार चुका हूँ और उसका ऋणी हो गया हूँ। ऐसा सुनते ही वसंत सेना संवाहक को बैठने के लिए आसन आदि देती है और उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनती है। तो संवाहक मन ही मन वसंत सेना के इस आदर भाव को देखकर, सम्मान को देखकर अनुभव करता है कि मैं जिस कार्य की सिद्धि के लिए आया हूँ वह सिद्ध हो जाएगा। वसंत सेना मेरी अवश्य ही सहायता करेंगी और मुझे इस समस्या से बाहर निकालेंगी। यहाँ संवाहक आश्वस्त हो जाता है कि वसंत सेना निश्चित ही उसकी सहायता करेंगी, क्योंकि समाज में भी ऐसा देखा जाता है
कि जब हम किसी के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं और अगर वह हमारी समस्या को बड़े ध्यान से समझता है और हमसे प्रेम पूर्वक बात करता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, अर्थात वह व्यक्ति हमारी समस्या का समाधान अवश्य करेगा। तो इस प्रकार आप इसे एक्सप्लेन करेंगे और प्रयास कीजिए कि इन सूक्तियों को जब आप समाज के साथ रिलेट करके देखते हैं तो सूक्तियों को समझना और उसको एक्सप्लेन करना बहुत सरल हो जाता है। इसके बाद हम व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जानामि, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग, विशेषेण तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। नेक्स्ट उक्ति है कलेति शिक्षिता आजीविके दानी संवृता। प्रसंग लिखेंगे फिर अवतरण लिखते हैं। यहाँ संवाहक वसंत सेना को कहता है, फिर इसके अर्थ को लिखते हैं। कलेति शिक्षिता, कला के रूप में इसे सीखा था। आजीविका इदानीम, और अब यह आजीविका का साधन संवृता बन गई है। तो इस प्रकार आप इसका अर्थ लिखेंगे, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ संवाहक वसंत सेना को अपना परिचय देता हुआ कहता है कि मैं जाति से वैश्य हूँ और भाग्य की विपरीत दशा के कारण संवाहक पैर दबाना इत्यादि का धंधा करके अपने जीवन का गुजारा कर रहा था और यह कार्य मैंने केवल कला के रूप में सीखा था और परिस्थितियों के कारण ये कला मेरे आजीविका का साधन बन गई। समाज में भी प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और वह सीखा हुआ हुनर, वह सीखी हुई कला जीवन की कठिन परिस्थिति में हमारे लिए आजीविका का साधन बन जाती है। इसलिए जीवन में निरंतर सीखने का क्रम चलते रहना चाहिए, क्योंकि सीखा हुआ हुनर, सीखी हुई कला अर्थात जो कुछ भी हम शौकिया तौर पर सीखते हैं वह जीवन के किस मोड़ पर काम आ जाए यह केवल समय व परिस्थितियां ही हमें बताती हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार आप इसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। जैसे कलेति आप बनाते थे, गुण संधि है, कला प्लस इति का प्रयोग है। आजीविका इदानीम में भी यहाँ पे आजीविका प्लस इदानीम गुण संधि का प्रयोग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जुक्ति। किम बहुना तस्य कुल पुत्रस्य गुणाणाम चतुर्भागमपि सुदीर्घणामपि ग्रीष्म दिवसेन वर्णितुं न शक्यम्। किम बहुना दक्षिणतया परिकीयमिवात्मनः शरीरम धारयति। प्रसंग लिखेंगे फिर अवतरण। यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ संवाहक वसंत सेना को उस कुल पुत्र के विषय में बता रहा है कि जिसके यहाँ वह संवाहक का कार्य करके आया है और बाद में जुए इत्यादि के कार्य में संलग्न हो गया था। फिर इसके अर्थ को जानते हैं और यहाँ देखते हैं कि कहीं कोई कठिन शब्दार्थ है। तो सुदीर्घ माने बहुत बड़ा समय और दक्षिणतया माने उदार स्वभाव के लिए प्रयोग किया जाता है। परिकीय माने पराय। चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर संवाहक वसंत सेना को कह रहे हैं कि किम बहुना तस्य कुल पुत्र से, उस कुल पुत्र के गुणों के चतुर्भाग माने चौथे भाग को भी सुदीर्घणापि ग्रीष्म ऋतु के बहुत बड़े लंबे दिन में ना वर्णितुम ना शक्यम, वर्णन नहीं किया जा सकता है। किम बहुना दक्षिणताया उदारता के कारण वह मानो परिकीय मिवात्मनः पराये के समान शरीर को धारण करता है। तो इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ संवाहक वसंत सेना को अपना परिचय देता है और बताता है कि उसने पैर दबाने के धंधे को कला के रूप में सीखा था, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति आने पर वह व्यवसाय का रूप बन गई। और तब मुझे उज्जैनी में जाकर एक व्यापारी के बारे में पता चला और मैं उसकी सेवा के कार्य में लग गया। और अगर मैं उसके गुणों का गान करने लग जाऊं तो उस पूरे दिन में भी मैं चारुदत्त के गुणों के चौथे भाग का भी वर्णन नहीं कर पाऊंगा। सारा दिन भी व्यतीत हो जाए तो उसके गुणों का बखान करना आसान नहीं है। यहाँ उसके गुणों की तुलना ग्रीष्म ऋतु के लंबे दिनों के साथ की गई है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में दिन बहुत लंबे होते हैं और इन दोनों के चौथे हिस्से के समान भी उसके गुणों का वर्णन करना कठिन कार्य है। और उसने चारुदत्त के जीवन में निर्धनता के होने पर भी
वह दान इत्यादि कार्यों को अभी भी कर रहा है। और चारुदत्त ने मानो परोपकार की भावना से ही अपने शरीर को धारण किया हुआ है। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण के अंश को जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए आप, कुलपुत्रस्य षष्ठी भक्ति एक वचन, गुणानाम ये षष्ठी भक्ति का बहुवचन का प्रयोग है। दिवसे तृतीय भक्ति का एक वचन का प्रयोग है। धार्यति धी धातु जमा निजन प्रत्यय। ठीक है, तो इस प्रकार आप व्याकरण के अंशों को जरूर ऐड करें। चलिए नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं। एकस्मिन दुर्लभो गुण विभव इति। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर अवतरण लिखेंगे। यहाँ वह संसेना संवाहक से उस व्यापारी के गुणों के विषय में सुनकर कहती है कि, फिर इसके अर्थ को जानते हैं और जो यहाँ पे कठिन शब्दार्थ कोई है तो वो भी देख लेते हैं। विभव का अर्थ है यहाँ पर ऐश्वर्य। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। एकस्मिन दुर्लभो गुण विभव इति। एक ही व्यक्ति में गुण विभव गुणों का ऐश्वर्य प्राप्त होना दुर्लभ है, कठिन है। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। यह संवाहक के अचानक वसंत सेना के घर में प्रवेश कर जाने पर वह वसंत सेना को अपने डर के विषय में और अपने जीवन की सभी घटनाओं के विषय में बताता है और उस व्यापारी के गुणों का भी बखान करते हुए दिखाई देता है। तब ऐसा सुनकर वसंत सेना को प्रतीत होता है कि ये सभी गुण और उदार स्वभाव तो चारुदत्त के गुणों का अनुकरण कर रहे हैं। तभी वह संवाहक से पुनः प्रश्न करती है कि क्या वह व्यापारी निर्धन है, क्या उसके जीवन में धन का अभाव है, क्योंकि इतने गुणों का होना एक व्यक्ति में संभव नहीं है, इसलिए कोई ना कोई उसके जीवन में अभाव भी अवश्य होगा। प्रायशः समाज में ऐसा देखा जाता है, यदि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व आपको सरल दिखाई देता है तो वह निश्चित रूप से अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहा होता है, क्योंकि उदारता उसी के स्वभाव में देखी जाती है जो मुश्किलों के दौर का सामना कर रहा होता है। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। एकस्मिन सप्तमी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग है। चलिए नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं। वास पादप विनाशेन पक्षिन आहिंडन्तिति। प्रसंग लिखेंगे, फिर अवतरण। यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ वसंत सेना संवाहक के संपूर्ण घटनाक्रम को जानकर कहती है कि, अर्थ को जानते हैं और पहले कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। वास्प पादप, वास माने निवास स्थान हो गया, और पादप वृक्ष के, विनाश विनाश से, आहिंड दंत का अर्थ है इधर उधर भटकना। तो यहाँ वसंत सेना संवाहक को कहती है कि निवास स्थान वृक्ष के नष्ट होने से पक्षी इधर उधर भटक रहे हैं। इस प्रकार आप अर्थ लिखोगे, फिर इसको एक्सप्लेन करोगे। यहाँ जब संवाहक डरा हुआ वसंत सेना के घर में प्रवेश करता है तो अपने डर का कारण, जीवन से संबंधित सभी घटनाओं को बता देता है और अपने संवाहन कला को, चारुदत्त की सेवा आदि सभी वृतांतों को बता देता है। चारुदत्त के निर्धन हो जाने पर उसने अपने अधीन सभी सेवकों को दूर कर दिया, यह भी वृतांत बताता है। तब वह भाग्य को जमाते हुए द्यूत के अर्थात जुए के कार्य में संलग्न हो जाता है और किसी दिन जुए में 10 स्वर्ण की मुद्राएं हार जाता है और धनिक व्यक्ति का ऋणी हो जाता है और उसी के डर से वसंत सेना के वैश्यालय में प्रवेश करता है। तब वसंत सेना कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस समय बहुत विषम परिस्थिति में हो। तुम्हारी स्थिति ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे एक पक्षी के रहने का स्थान वृक्ष जब नष्ट हो जाता है अर्थात जब कट जाता है तो उस पर निवास करने वाले पक्षी आश्रय रहित हो जाते हैं और दुख के कारण भटकते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार आप इस सूक्ति को एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण का अंश निकालने का प्रयास करेंगे। विनाशेन में कौन सी भक्ति है? तृतीय भक्ति एक वचन। चलिए नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं। को ही नामात्मना कृतम प्रत्युपकारेण विनाशयति। और यह सूक्ति आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2016 के पेपर में आई हुई है। प्रसंग लिखेंगे, फिर अवतरण और फिर देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ वसंत सेना के द्वारा संवाहक की सहायता किए जाने पर वह मन ही मन सोचता है कि, अब वो क्या सोच रहा है?
उसको जानते हैं अर्थ में। कोई नामात्मा कृतम प्रत्युपकारेण विनाशयति, कि अपने द्वारा किए गए उपकार को कौन प्रत्युपकार से नष्ट करना चाहता है। फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ वसंत सेना संवाहक के समस्त वृत्तांत को जानकर और उसे चारुदत्त का प्रिय सेवक जानकर उसके ऊपर जो धनिक व्यक्ति का ऋण था वह धन आदि की सहायता करके उसे ऋण मुक्त कर देती है। तब वह वसंत सेना का बहुत उपकार मानता हुआ उससे निवेदन करता है कि मैं जिस संवाहक अर्थात पैर दबाने की कला को जानता हूँ वह कला आपके दास दासियों को सिखाना चाहता हूँ, ताकि मैं भी आपके द्वारा किए गए उपकार के ऋण से मुक्त हो जाऊं। इसलिए यदि आप ऐसी कोई व्यवस्था कर देंगे तो मैं भी ऋण से रहित हो जाऊंगा। परंतु वसंत सेना संवाहक की बात को स्वीकार कर देती है और कहती है कि आपने जिसके लिए ये कला सीखी थी आप जाकर उसी की सेवा करें। इस प्रकार वसंत सेना उसके इस निवेदन को अस्वीकार कर देती है। तभी संवाहक हृदय में विचार करता है कि कोई भी सज्जन व्यक्ति अपने उपकार के बदले में कुछ लेकर अपने किए गए उपकार से होने वाले पुण्य कर्मों को समाप्त नहीं करना चाहता है। तो यहाँ वसंत सेना उपकार के बदले उपकार उसका नहीं स्वीकार करना चाहती है। उसके बाद हम व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। प्रत्युपकारेण, प्रति प्लस उपकार, यहाँ पे यन संधि भी है। इस प्रकार आप व्याकरण के अंशों को जरूर जोड़ें। तो यहाँ तक हमारी जो सुक्तियां चली हैं फ्रेंड्स, देखिए 1 से 9 तक आपके पास वसंत सेना और मद्दिका से संबंधित सुक्तियां थी। उसके बाद 10 से लेके 18 तक जो सुक्तियां आई हैं वो संवाहक जब वसंत सेना के घर में प्रवेश करता है उससे संबंधित हमने सुक्तियों को जाना। और नेक्स्ट वाली सुक्तियां जो हैं वो कर्णपुर के प्रवेश से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट सुक्ति देखते हैं। लघु जनस्य सुलभो विस्मय। लिखने का क्रम आपका प्रसंग, अवतरण। यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ वसंत सेना चेट कर्णपुर के विषय में कहती है कि अर्थ को जानते हैं। सभी शब्दार्थ यहाँ पर बहुत आसान है, ठीक है। लघु जनस्य सुलभो विस्मय। लघु जनस्य माने छोटे लोगों को बहुत जल्दी ही विस्मय अभिमान हो जाता है। यहाँ पे विस्मय अभिमान के लिए प्रयोग किया गया है, वैसे विस्मय आश्चर्यचकित के लिए भी होता है। तो इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ वसंत सेना जब कर्णपुर के द्वारा स्वयं उसकी वीरता के बखान को सुनती है तो वे कर्णपुर से प्रश्न करती है कि तुम्हारे गर्व का कारण क्या है, क्योंकि समाज में भी प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि छोटे लोगों को शीघ्र ही अभिमान हो जाता है। अगर वे छोटा सा भी कोई कार्य सही कर देते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी अपने उन कार्यों के प्रति अभिमान महसूस होता है, उनके अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने ऊपर गर्व कर बैठते हैं, जो कि एक व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। देखिए यहाँ पे जनस्य दिख रहा है आपको, षष्ठी विभक्ति के एकवचन का प्रयोग है। तो इस प्रकार आप व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सुक्ति है हमारे, दूसरा अंक हमारा समाप्त हो रहा है। एक पुरुष पक्षपातिता सर्व गुणान हंति, यह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2016 के पेपर में आई हुई है। सबसे पहले प्रसंग फिर अवतरण लिखते हैं। यहाँ वसंत सेना चेट कर्णपुर से उस उदार व्यक्ति के द्वारा सम्मानित किए जाने पर उस सज्जन व्यक्ति को जानने की इच्छा रखते हुए कहती है कि, फिर इसके अर्थ को जानते हैं। यहाँ देखिए सभी शब्दार्थ आसान है, अर्थ ही डायरेक्ट बनाते हैं। एक पुरुष पक्षपातिता सर्व गुणान हंति, कि एक पुरुष के गुणों के प्रति पक्षपात शेष सभी के गुणों को नष्ट कर देता है। फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ कर्णपुर वसंत सेना को हाथी के उत्पात संबंधित सभी घटना को बताता है और उस दयालु व्यक्ति के द्वारा उस जगह पर उसे सम्मानित किए जाने के वृतांत को भी बताता है। उस वृतांत को सुनकर वसंत सेना अनुभव करती है ये सब गुण तो चारुदत्त के गुणों का अनुकरण कर रहे हैं। इसलिए वसंत सेना कर्णपुर से प्रश्न करती है, उससे पूछती है कि वह व्यक्ति कौन है, उसका क्या नाम है। तब कर्णपुर कहता है कि मैं उसके नाम को नहीं जानता, परंतु केवल इतना ही जानता हूं कि वह एक सज्जन व्यक्ति है। तब वसंत सेना चेटी से कहती है
कि एक ही व्यक्ति के प्रति पक्षपात करना और दूसरे व्यक्ति के सभी गुणों को नष्ट कर देता है, क्योंकि समाज में भी प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि जब हम किसी के प्रति प्रेम का अनुभव करते हैं तो उसके अतिरिक्त कोई दूसरा हमें दिखाई नहीं देता, और जब हम किसी अन्य व्यक्ति की भी चर्चा सुनते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि ये सभी गुण उसी व्यक्ति के होंगे जिनके प्रति हम हृदय में प्रेम का भाव रखते हैं। तो इस प्रकार आप इसे एक्सप्लेन करेंगे और व्याकरण के अंश को देखेंगे। हंती लकार हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष का प्रयोग है। तो आज के लेक्चर में हमने दूसरे अंक में आई हुई सभी सूक्तियों को कवर कर लिया है, इसलिए दोनों लेक्चर को आप सीरीज में देखिए ताकि कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उस तरीके से ही आप सूक्तियों को याद करने का प्रयास कीजिए। आज हमने जाना दूसरे अंक में आई हुई सूक्तियों को। इन सूक्तियों को सुनने के बाद आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट चारुदत्तम बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है और हमारा प्रयास है कि सरल से सरल माध्यम से आपका सिलेबस कवर कराया जाए। इसलिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और चैनल पे आप नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत का सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे, ऐसी आशा रख सकते हैं। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। ऐसे नई टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।